बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड एपिसोड की रीडिंग। नावल नेम असीर मोहब्बत अस्कलम एंजल सानी। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट नॉवल का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मुझे बताएं तो आज किस किस के एरिया में बारिश हो रही है। हमारे तो यहाँ सुबह से रिमझिम हो रही है, यानी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। इनके जाते ही मिर्ज़ा साहब ने सनान को संजीदगी से देखा। आप बताओ कल हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। इफ़त बेगम के सामने वो कुछ नहीं बताने वाला था, वो जानते थे, इसलिए इनके जाते ही वो वापस मुद्दे पर आए। तो सनान भी संजीदा हुआ। याले खामोशी से दोनों को देख रही थी क्योंकि वह सारी सूरत हाल के बारे में पहले ही जानती थी। वो कल थोड़ा झगड़ा हो गया था कुछ लड़कों से, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल छोड़ने गया था मैं। फिर वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ एक लेडी की डिलीवरी थी और इनको ब्लड की ज़रूरत थी जो अरेंज नहीं हो पा रहा था। मेरा ब्लड ग्रुप सेम था तो इसलिए मैंने इन्हें अपना ब्लड दे दिया और इसी वजह से रात को लेट भी आया था वापस। सना ने आराम से सारी तफसील बताई जिसे मिर्ज़ा साहब ने तहम्मुल से सुना था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में आ चुके थे। वैसे बाबा आप क्यों पूछ रहे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कल ही मोहल्ले वालों ने आपको एक की चार लगा के पूरे का पूरा वाक़या बताया होगा। सना ने आईब्रो उचका कर पूछा। फ़ोन देखा तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, पर आखिर तुम ये लड़ाई झगड़ा करते क्यों, बास क्यों नहीं आते। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन लड़ाई झगड़ों से और मोहल्ले वालों की बातें सुन सुन करके। वो दांत पीसते हुए बोले थे। ओ कम ऑन डैड, आप भी जानते हैं कि मैं बिला वजह कभी किसी को कुछ नहीं कहता, और जिसकी कल धुलाई की है ना, मैंने इससे काम ही ऐसा किया था, पर मैंने इसे प्यार से समझाया था, वो नहीं माना तो इसलिए इसकी सर्विस करनी पड़ी, वरना मेरा तो दिल कर रहा था कि मीना की जान ले लूँ। स्नान इंतहाई गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर तो सामने बैठी याले को देखा जो अब सर झुका गई थी। मिर्ज़ा साहब ने इसकी नज़रों के ताक़े में बैठे याले को देखा। वो मामला समझ चुके थे। कुछ दिन पहले इफ़त बेगम ने इन्हें बताया था कि मोहल्ले का एक लड़के ने याले को तंग किया, मार्केट जाते हुए छेड़ा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो वो लड़का ऐसे ही इसे तंग करता था। वैसे तो इनका खानदान में लड़कियों को अकेले कहीं जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा इफ़त बेगम के साथ ही बाहर जाती। तब भी वो इफ़त बेगम के साथ थी, लेकिन वो लड़का इतना बदतमीज़ था कि इफ़त बेगम के सामने भी इसने सनाया को सीटी मारी थी, आई थिंक से याले को, जिससे इन्हें बहुत गुस्सा आया था। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र सनान और मिर्ज़ा साहब से किया था, और सनान अब इस लड़के की दुर्गा बनाकर इसे अच्छा सबक चुका चुका था। लेकिन फिर भी तुम्हें इसे इतना नहीं मानना चाहिए। तो वो समझाने वाले अंदाज में बोले थे। मैं नहीं मारता, अगर वो प्यार से मेरी बात मान जाता, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय बकवास ही किया जा रहा था। एंड यू नो वेरी वेल दैट मैं अपने घर की औरतों पर उठने वाली हर बुरी नज़र, अपने बाप के बारे में गलत ज़ुबान यूज़ करने वालों को बख्शता नहीं हूँ। इसने जो किया ये इसकी अपनी गलती की सज़ा थी, और अगर आप मोहल्ले वाले आपको कुछ कहें तो इनको मेरे पास भेज दीजिएगा, इलाज कर लूँगा इनका भी। वो संजीदगी से बोला। याले ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा था। इसकी आंखों में सनान के लिए फ़हर ही फ़हर था। मिर्ज़ा साहब इसे देख रहे थे, जो अब बिल्कुल संजीदा सा पहले से इंतहाई मुख्तलिफ लग रहा था। अच्छा वैसे इसे मारा तो मारा, लेकिन ये खुद ही से अस्पताल क्यों लेकर गए। अजीब इंसान हो तुम भी। वो मुस्कुरा के बोले थे। इनके लहजे में फ़हर था, क्योंकि वो जानते थे कि अपने घर वालों के सामने वो चाहे जितना ही रिस्पॉन्सिबल बन जाए, लेकिन हकीकत में इससे समझदार कोई ना था जो तमाम जिम्मेदारियों को निभाना जानता था। इसलिए अगर सब ज़रूरी कुछ था तो वो इसकी फैमिली थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे बाबा, हम चूहान, दिमाग के गर्म और दिल के नरम, इसलिए मैंने इसकी हड्डी पसली एक तो कर दी थी, फिर मुझे इस पर रहम आ गया, इसलिए हॉस्पिटल ले गए इसका ट्रीटमेंट करवाने। वो मुस्कुरा के बोला। मिर्ज़ा साहब भी मुस्कुराए थे। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड ब्रो, याले मोहब्बत से कहती इसके स्नान के पास बैठ कर इसके गले लग गई थी। तो वो मुस्कुराया। बस चढ़े, अब ज़्यादा नहीं चिपको मेरे से, स्नाने से दूर करते हुए थोड़ा का बोला था। याले ने मुँह पर गाकर जोर से इसके कंधे पर मुक्का। बस कर दो चढ़ेल, माल क्यों रही हो। सना ने हल्के से कहा था। इन दोनों के पीछे खड़ी इफ़त बेगम मुस्कुरा रही थी। मिर्ज़ा साहब की नज़र जब इनके मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो वो समझ गए थे कि वो भी सब सुन चुकी हैं। चलो स्नान आकर खाना खा लो। उन्होंने मोहब्बत से स्नान को आवाज़ दी थी। स्नान ने पीछे पलट कर अपनी माँ को देखा, जो इन दोनों को ही देख रही थी। जी आया मामा जानी, वो मुस्कुरा कर कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर फ़ौरन मिर्ज़ा साहब की जानिब पलटा। डैड मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, पर अभी नहीं, शाम को बताऊँगा, वो कहता अपनी माँ की जानिब बढ़ गया। मिर्ज़ा साहब ने भी इस बात में सर हिलाया था। याले भी अपने भाई के पीछे भाग गई और डाइनिंग टेबल पर बैठा बिरयानी से इंसाफ कर रहा, जबकि इफ़त बेगम पास खड़ी मुस्कुराकर इसे मोहब्बत से देखी जा रही थी, जो ब्लू जीन्स और रेड टी शर्ट पहने पुरकशिश लग रहा था। क्या हो मम्मा, भाई को ऐसे क्यों देख रही हैं। पास बैठी याले ने जिसे जब रहा ना गया तो वो पूछ ही बैठी थी। इसके सवाल पर सनान ने भी चौंक कर अपनी माँ को देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो मद्दे मुस्कुराहट के साथ कहती सनान की तरफ झुकी और इसकी पेशानी को शफ़क़त से चूमा।
मेरा प्यारा बेटा। वो मोहब्बत से बोली। स्नान बस मुस्कुराया था। याले को आप पूरी बात समझ आई थी। घर आते ही इसने हानिया के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया और फिर सनाया को कमरे में जाकर इसकी पैकिंग करने लगी थी। टेबल पर 2 चाय के मग पड़े थे, जिसमें से एक फुल चाय से भरा था और दूसरा हाफ से भी कम था, वो जो दोनों अपने पीने के लिए साथ आई थी। यार अब पता नहीं वहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा। सनाया चाय का भरा हुआ मग उठाकर दुखी लहजे में बोली। हानिया जो अलमारी से इसके कपड़े निकाले थे एकदम पलट कर इसे देखने दी। दफ़ा हो तुमने शुक्रिया कहेंगे, एक तो इतना अच्छा मौका मिला तुम्हें मुल्तान घूमने का, वहाँ इतने दिन सुकून से रहने का, ऊपर से तुम सो कैसे मना रही हो जैसे तुम मुल्तान घूमने नहीं जा रहे बल्कि वहाँ तुम्हारी रुखसती हो रही है। हानिया तड़का बोली। मरो तुम हानि की बच्ची, जब देखो बकवास ही करती रहती हो। सनाया गुस्से से कहती चाय पीने लगी। हाँ 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 यार, वैसे कितना अच्छा होता ना अगर तुम्हारी शादी दी फेमस सोशल मीडिया स्टार सनान भाई से हो जाए। आए कितना मज़ा आएगा ना। हानिया चाहे क्या बोली, बगैर ये जाने कि इसकी या मजाक में कही जाने वाली बात भी सनाया का दिल धड़कता, दिल रोक गई थी। वैसे कसम से मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि सनान भाई हमारे ही कज़न है। तुम्हें पता है इनके टिकटॉक अकाउंट पर 7 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और इनकी वीडियो पर लड़कों और लड़कियों के कितने के प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। मैं रोज़ रीड करती हूँ। कोई कहता है आई एम योर बिग फैन, कुछ कहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आप हमारे क्रश वगैरह वगैरह। हानिया बस बोलती जा रही थी जबकि सनाया का गुस्सा आने लगा था। वैसे वो हैं भी कितने क्यूट और हैंडसम ना। हानिया ने सनाया की तरफ देखा, पूछा तो बिलमुकाबले वो दांत पीस रही थी। अब इतने भी कोई वो प्रिंस चार्मिंग नहीं लगे जो तुम इस तरह से इनकी तारीफों के पुल बांध रही हो। वो इसे घूर कर कहती, पलट कर चाय का मग साइड पर रखती बैग में कपड़े डालने लगी। बस कर दो तुम्हें तो बस वो खड़ूस हाँ भाई प्रिंस चार्मिंग लगते हैं ना दुनिया के। ढंग से बात तक तो करते नहीं है तुमसे। और पिछली बार छत पर खड़ी होकर इनके रवैये की वजह से ही रो रही थी ना तुम, वो नजर नहीं आता। हानिया ने तड़का कहा जबकि सनाया एक बार फिर इसका वो लहजा याद करने लगी थी। कितनी आसानी से इसने किसी और का गुस्सा इस पर निकाल दिया। कितने गुस्से से इसने सनाया को कहा था कि सुकून नहीं है कि बार बार कॉल करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब अगर बंदा कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो इतनी तो अकल नहीं है कि वो बिजी भी हो सकता है। हद होती है। इसने गुस्से में कहते हुए बगैर सनाया का जवाब सुने कॉल बंद कर दी थी। हालांकि वो तो इसलिए कॉल करी थी क्योंकि इसे फोजिया ममानी ने कहा था कि अहान को जल्दी कॉल करके कहो घर आए, बहुत ज़रूरी काम है। बस इसलिए इसने ममानी के कहने पर बार बार वो दोपहर कहने पर 2-3 बार इसे कॉल कर दी थी, पर बिलमुकाबल तो वो भड़क ही उठा था। सुनाया इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब हानिया ने इसके कंधा हिलाया और बोली, अब इनके ख्यालों से निकल भी आओ मैडम, मौका चाहिए होता है तुम्हें भी इनके ख्यालों में खोने का। हानिया के कहने पर सुनाया ने एकदम चौंक कर इसे, बस बकवास करवा लो जितनी भी तुमसे। सुनाया जब से बोली थी, जो दोस्त जो तुम्हारी हूँ कुछ तो सोहबत का असर हो रहा ही था ना। हानिया ने दो बदो जवाब दिया तो सुनाया बस नफ़ी में साहिल आगे रह गई थी और दोबारा पैकिंग करने में मगन हो गई थी। पैकिंग करते करते शाम के 6 बज गए थे जब वो कमरे से बाहर निकली। आपने सायरा आज खाने में क्या बनाना है? सनाया ने अपने बाबा से सवाल किया था। वो पहले ही किचन में मौजूद थी। पता नहीं, बाबा है तो इनसे पूछते हैं या फिर अफनान या जैन से पूछ लो वो क्या खाएंगे। सायरा भाभी ने कहा, अफनान भाई को अब कौन कॉल करे, मैं जैन से पूछती हूँ वो क्या खाना चाहता है। वैसे भी इससे बहुत शिकवे होती है मुझसे कि मैं इसके पसंद का कुछ नहीं बनाती। सनाया हंस क्या कहती तो मैंने जैन के कमरे की जाने पड़ी थी। जैन आज खाने में क्या बनाएं? सनाया ने इसके कमरे में दाखिल होते ही सवाल धागा तो जैन जो मोबाइल में कोई फिल्म देखने में मगर ना एकदम हैरान होकर इसे देखने लगा। ये आज मुझसे पूछने का ख्याल कैसे आ गया? जाओ ना अपने इन बाकी 3 चहीते भाइयों से पूछो जिनसे हमेशा पूछ कर बनाती हो खाना। जैन मोबाइल साइड पर रखकर मुंह बगाड़ कर बोला था, ज़्यादा नखरे ना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? जो खाना है जल्दी बताओ नहीं तो मैं अफनान या इरहान भाई को कॉल करके पूछ लेती हूँ। एक तो तुम परेशान कर रही हो कि कल मैंने चले जाना है इसलिए तुम्हें तुम्हारी पसंद का कुछ बना के खिला दो, पर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। सनाया कमर पर हाथ रखे एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी, हाँ हाँ तुम तो बड़ी कोई रुखसत होकर जा रही हो ना, हमेशा के लिए जो एहसान कर रही हो। जैन दो बोला था, बकवास ना करो और बताओ क्या बनाओ। सनाया ने चीख कर तो जैन ने मुस्कुराहट दबाई और नॉर्मल अंदाज में बोला, अच्छा अब तुम कह रही हो तो चलो बिरयानी बना लो। सनाया से घूर कर फ़ौरन बाहर की तरफ पलटी तो पीछे से आते खान से ज़ोर से टकराई थी और वो एकदम डर कर चलाई थी और ज़मीन पर जा गिरी थी। जैन फ़ौरन उठकर इसकी जानिब आया था और हान भी तेज़ी से माशरे करता इसकी जानिब लेकर, पर इससे पहले वो सनाया का हाथ लगाता वो खुद ही खड़ी हुई थी। आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं तुम्हें। अहान ने सनाया के खड़े होते इससे माजरत की। कोई बात नहीं अहान भाई, वो नॉर्मली बोली, पर दिल ऐसे धड़का था कि अभी बाहर आ जाएगा। जबकि पीछे खड़े जैन का कहकर निकला, जी तो तुमने ऐसे मारे थे जैसे किसी जीन से टकरा गई हो। और हंसते हुए बोला था। सनाया ने जवाबन से घूर कर देखा, चल आप दांत अंदर कर और आजा बाहर चलते हैं। गई हान ने एक नज़र सनाया की घूरी देती इन छोटी लाइट ब्राउन सी आंखों को देखकर जैन को कहा, कहाँ जाना है? जैन ने पूछा, ऐसे ही चलते हैं, गई वापसी पर डिनर भी करते आएंगे। हान ने कहते हुए कंधे उचकाए। सनाया को अब अपना आप वहाँ गैर ज़रूरी लगा तो वह बाहर निकली, लेकिन जैन की आवाज़ सुनते हुए ही वही दरवाजे के बाहर रुक गई थी जो हान संभालता था। यार बाहर जाके क्या करना है जब घर में बिरयानी बन रही है और वो भी सनाया के हाथ की। तू भी यही बैठ जा, डिनर यहीं करेंगे हम। जैन ने वजह से कहा, अरे वाह इन मोहतरमा को आज कैसे याद आ गया बिरयानी खिलाना। अहान मुस्कुरा के कहते हुए जैन के बेड पर बैठा था। दरवाजे के बाहर खड़ी सनाया हान के इस मीठे तंज पर मुस्कुराई थी और किचन की जाने बैठी थी। यार काली जा रही है ना वो मुल्तान हाला के पास,
इसलिए जैसे ऑन कर या हम पर जाने का मोबाइल उठाते ही व्हाट्सअप ऑन किया तो सामने ही नज़र सनान भाई के कॉन्टैक्ट पर गई, जहाँ न्यू स्टेटस की ग्रीन बार इसके डीपी के गिर दायरे की सूरत में शो रही थी। तो इसने स्टेटस ऑन किया, जबकि हान का जहर न चाहते हुए भी सनाया को मुल्तान जाने पर अटका था। वैसे कितने दिनों के लिए जा रही है सनाया? हान ने नॉर्मली से लहजे में जैन से पूछा। वो तो मैं नहीं जानता, पर तुम ये देखो स्नान का स्टेटस नया कारनामा सर अंजाम दिया, इसने जैन मजे से बोला और हान के पास बैठकर मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की, जहाँ शायद किसी जख्मी लड़के की तस्वीर लगी थी, जिसके बाजू इस पर सफ़ेद सर, इसके बाजू और सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी और बाएं गाल के जबड़े पर नील पड़ा था और वह सूजा हुआ था। और नीचे कैप्शन में लिखा था हाथों की खुजली मिटाने का नया तरीका, और साथ में हंसने वाले इमोजी थे। और ये देखते वो दोनों हंसने लगे थे। इस इंसान को कुछ नहीं हो सकता, हाँ ने नफ़ी में सारे हिला कर कहा और अपना मोबाइल निकाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वह सनान है भाई, जैन मुस्कुराते भी हंसते हुए बोला और स्टेटस पर रिप्लाई करने लगा। ये बड़ा फेमस हो गया यार, ज़रा फॉलोअर्स तो चेक करो। हाँ जो शायद टिकटॉक पर इसी की कोई वीडियो देख रहा था, इसे दाद देते हुए बोला। कसम किसके? आखिर जैन ने फर्जी कॉलर छाया से झाड़े, जैसे सनान के फेमस होने में सारा हाथ ही इसका हो। हमारा हान का आईब्रो ने उचका के कहा तो स्नान, और इसने स्नान की वीडियो देखने लगा। तथा सनाया किचन में खड़ी बिरयानी बनाने का सामान रेडी खा रही थी और सायरा भाभी भी इसके साथ ही, जो इसको चिकन धोखा दे रही थी, क्योंकि सनाया सब काम कर सकती थी सवाए चिकन या मटन धोने के और खाने के। इसे चिकन या मटन खाने में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इसे धोती भी नहीं थी, ये काम इसके घर वाले ही करके देते थे। तकरीबन 9 बजे के करीब ही इसकी बिरयानी तैयार हो चुकी थी और इसके साथ ही सायरा भाभी ने रायता और कबाब बनाए थे। इस वक्त सब अपने अपने काम से वापस आते घर में मौजूद थे। सनाया बेटा खाना लगा दो। आम साहब के कहने पर सनाया जिनके साथ ही टीवी लाउंज में बैठी थी, साथ में सारे हिलाती फ़ौरन किचन की जानिब गई। अफनान भाई, जैन भाई और हान भाई को भी बुला लें। सनाया ने वापस पलट कर अफनान से कहा और किचन में जाती सबके लिए बिरयानी निकालने लगी। डाइनिंग टेबल पर इनका था नहीं, इसलिए सब लाउंज में तरतीब से पड़ी 5 चारपाइयों पर बैठते थे। सनाया और सायरा ने मिलकर सबको खाना दिया। सनाया जो आमिर साहब के आगे बिरयानी की प्लेट रख रही थी, इसकी नज़र जैन के कमरे से निकलते अफनान और इसके पीछे आते हान पर गई, जो काले कॉटन के सूट में मलबूस था। शाम को इसने हान के लिबास पर ध्यान ही नहीं दिया था। इस काले सूट में वो गोरी रंगत के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, सनाया ने दिल में कहते फ़ौरन नज़रों के जाविया बदला और किचन में वापस आ गई थी। जैन भी इन दोनों के पीछे था। शाम से वो दोनों कमरे में घुसे थे और अब रात के 9 बजे निकले थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हान ने आमिर साहब को अदर से सलाम किया, जिस पर वो हमेशा की तरह मुस्कुराए। वालेकुम सलाम बेटा, उन्होंने शफ़क़त से कहा था। तब तक सायरा भाभी बाकी सब के लिए भी खाना ले आई थी। पहली चारपाई पर हान और जैन बैठे थे, दूसरी पर अफनान और रेहान थे, तीसरी पर सुफियान भाई बैठे थे जिनके साथ सायरा भाभी ने बैठना था, चौथी चारपाई पर आमिर साहब थे बैठे थे और इनके साथ हमेशा सनाया बैठकर ही खाना खाती थी, इसलिए इनके साथ वही बैठी थी। सब मज़े से बिरयानी के साथ इंतज़ार कर रहे थे और वक्तन फ़वक्तन सनाया की तारीफ़ भी कर रहे थे कि इसने बिरयानी बहुत मज़े की बनाई है, जिस पर वो बस मुस्कुरा रही थी और चोरी चोरी एक नज़र खुद पर से बेपरवाह सितमगर पर भी डाल लेती, जो सनाया के सामने इस तरह बैठा था कि सनाया को इसके वजह चेहरे की एक साइड ही नज़र आ रही थी। इस शख्स में अक्कड़, अना या गुरूर बिल्कुल भी नहीं थी। वो जो हर वक्त एसी वाले कमरे में रहता था, हर वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता था, इस वक्त एक आम सी चारपाई पे बैठा इतने मज़े और सुकून से बिरयानी खा रहा था कि इसे देखकर ये महसूस ही ना हुआ कि ये वो आसाइशों का आदी है और इसकी यही अदाएँ ही तो सनाया को इसका दीवाना बनाती थी। सनाया जल्दी ही खाना खाकर उठ गई थी। वो किचन में आकर सबके लिए चाय का पानी चूल्हे पर रखा और फिर एक प्लेट में बिरयानी डालकर इस पर 2 कबाब रखे थे और साथ में थोड़ा सा रायता डाला और फिर एक और प्लेट को इसके ऊपर रखकर इसे ढाँपा और जल्दी से बाहर निकली। बाबा मैं मानी को बिरयानी देकर आती हूँ, उसने आमिर साहब से कहा। अच्छा बेटा, आमिर साहब शफ़क़त से बोले थे तो वह घर से बाहर निकली। बाहर जाते जाते इसकी पुश को हान ने बहुत गौर से देखा था। ममानी की बिरयानी मैं आपके लिए लाई हूँ। सनाया ने मोहब्बत से अपनी ममानी को कहा तो वो मुस्कुराई। शुक्रिया बेटा, और ये हान का है तुम्हें पता है, शाम से निकला है, पता नहीं खाना भी खाएगा या नहीं। उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा। ममानी हान भाई हमारे घर हैं और उन्होंने खाना भी खा लिया, आप फ़िक्र ना करें। सनाया ने वैसे ही नम लहजे में कहा। अच्छा चलो ठीक है, बर्तन अभी धोऊँ या बाद में? उन्होंने पूछा। मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा के आई थी। सनाया जल्दी से कहती वापस पलट गई, जबकि पीछे खड़ी फौजिया बेगम ने इसकी पुश्त को अजीब नज़रों से देखा था और किचन की जानिब बढ़ गई। सनाया सबको चाय सर्व कर रही थी जब इसने हान के आगे ट्रे किया जिसमें 3-4 चाय के कप पड़े थे। हान ने सनाया को देखा। यार ये हाफ़ कर दो, मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा। हान ने सनाया को देखते ही कहा। इस पर इसकी नज़रें हान पर नहीं थी, बल्कि अपने हाथों में पकड़े ट्रे पर थी। ये अच्छा, वह कहती वापस किचन में गई और इसके लिए हाफ़ कप का चाय लाई थी। थैंक यू, हान ने इसके हाथ से कप लेते हुए धीमी मुस्कुराहट से कहा, जिस पर वो बस हमेशा की तरह सर ही हिला पाई थी। कमरे में आकर इसने हानिया को मैसेज किया। ओए कहाँ हो बहन, अपने घर हूँ, अब अपने ससुराल में तो होने से रही, फ़ौरन से आने का जवाब। करते हैं तुम्हारे ससुराल का भी इंतजाम भाई। अभी ये बताओ बिरयानी खाओगी? सनाया ने दांत निकालने वाले इमोजीज के साथ मैसेज किया। हैं बिरयानी कहाँ से आई है? फ़ौरन रिप्लाई आया। मैंने बनाई है, अब जल्दी बताओ खानी है या नहीं? सनाया ने जवाब दिया। कमीनी, अब मुझे बता के मेरी रूह को तड़पाने का क्या फ़ायदा जब मैं खा पी के फुल होकर बैठी हूँ? हानिया ने गुस्से से कहा तो सनाया हंसने लगी। यार टाइम नहीं मिला और तुम खुद भी आई नहीं।
इसलिए अब बता रही हूँ। सनाया के जवाब पर हानिया मुस्कुराए थे। तभी तो मैं कहूँ ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैं सोचूँ यहाँ का कंजूस लोग तो बनाने से रहे। पर खैर अब तो मेरे हिस्से की रख, तो मैं सुबह आकर नाश्ते इसी से करूँगी, और वो भी तुम्हारे घर। हानिया ने कहते ही एटीट्यूड वाली इमोजीज भेजे। अफनान भाई के साथ? सनाया ने शरारतन कहा। नहीं, अपनी बेस्टी का था, फ़ौरन जवाब आया था। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सनाया के कहने पर फ़ौरन हानिया ने भी गुड नाइट का मैसेज भेजा था। जिसे पढ़ते सनाया बाहर निकली तो अहान काफ़ी देर पहले ही जा चुका था। अहान बेटा, तुम खाना खाकर आए हो? वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर अम्मी के पूछने पर इनको देखता इनकी जानिब बढ़ा था। जी अम्मी, आमिर अंकल के कहा था, अफनान वगैरह के साथ वहीं से खाया। अहान प्यार से गया था, इनके पास ही सोफे बजा बैठा था। अच्छा, तुम्हारे बाबा कल तक आएंगे? मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है इनसे, फौजिया बेगम ने बताया। जी पता है, कल का के बताया था बाबा ने। अहान ने जवाब दिया। इसके वालिद मीर साहब काम के सिलसिले में लाहौर थे। अहान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और सीधा सीधा जवाब चाहिए मुझे तुमसे। चंद पल की खामोशी के बाद फौजिया बेगम ने कहा तो अहान ने चेहरा मोड़ कर इनकी जानिब देखा। वो जानता था कि इसकी माँ अब क्या कहने वाली है। मम्मा प्लीज़ वो मत मांगे जो मुझसे मैं नहीं दे सकता, जो मेरे खुद के बस में ही नहीं है। वो बेबसी से बोला था। हाँ, तुम रहम खाओ मुझ पर। 25 साल के हो कि अगले 1 साल के अंदर-अंदर मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। नहीं रहा जाता मुझे अकेला है इस बड़े से घर में। ये तन्हाई मुझे काटती है। अपनी बहू ले आऊँगी तो इससे और तुम्हारे बच्चों से घर में रौनक लगी रहेगी। इस तरह से भी मैं कुछ जी लूँगी। नहीं तो मैंने वैसे ही अपने अरमानों को दिल में बसा ही मर जाना है। वो सर लहजे में बोली थी, पर इनके मरने वाली बात सुनकर हाथ तड़प कर इनकी जानिब देखा। प्लीज़ अम्मी, ऐसा नहीं कहिए। ऐसे मरने-मराने वाली बातें तो मत किया करें ना। मैं क्या करूँ? नहीं है मेरे बस में कुछ। मैं नहीं भूल सकता इसको, क्या करूँ मैं? आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? कर से कहता वो अपनी आँख हाथों में गिरा गया था। मैंने कितनी बार बोला है भूल जाओ इसे, भूल जाओ। निकाल दो इसको अपने अंदर से, वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? वो जब से बोली, पर इनका लहजा सर था। भूलना चाहता हूँ मम्मा, पर वो नहीं भूलती, नहीं वो भूलती ही नहीं है। इसे भूलने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे मेरी सांसें बंद होती महसूस होती हैं। आपके कहने पर इसे छोड़ तो चुका, पर अब इसे भूलने का मत कहें, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो दर्द भरी आवाज़ में बोला, आंखों में नमी आ चुकी थी। काश मेरे पास में होता कि मैं इस लड़की को तुम्हारे दिल से भी निकाल सकती। वो लड़की जो अब तुम्हारे पास ना होते हुए भी तुम्हारे अंदर बसी है, इसे तुमसे दूर करती थी। वो मुट्ठियों का बिंच कर से बोली थी। हानि ने देखा और इनके कदमों में बैठा। इसे मुझसे दूर करना है ना आपको, तो ऐसा करिए, मेरी आंखें निकाल दे जिनमें इसका अक्स है। इन कानों में गर्म शीशा अंडेल दे जो इसकी मीठी आवाज़ को सुनने के बाद इसके असीर बने बैठे हैं। कोई ऐसा जहर खिला दे मुझे जिसके खाते ही मेरे दिमाग की रगें फट जाएं, जिनमें वो मेरी सोचो कहते सलसल बने बैठे हैं। मेरे दिल पर कोई ऐसी भारी ज़रब ले गए कि मेरा दिल, जिस पर इसने ना होते हुए भी काबिज़ है, टूटकर इतनी किरचियों में बढ़ जाए कि ना तो मैं इससे जोड़ सकूँ और ना ही वो वापस इस दिल में आ पाए। जिस तरह टूटे बिखरे लहजे में वो बोल रहा था, फौजिया बेगम को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। इनका खून उछका गया था वो, और साथ-साथ वो किसी और की जान भी हलक में अटका गया था। ऐसे ही वो मुझसे दूर हो सकती है, नहीं तो शायद कभी भी नहीं होगी। या फिर सब्र करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो खुद ही इसको मेरे दिल से निकाल देगा। और जिस दिन ये ऐसा हुआ ना, मैं खुद आपको बोलूँगा कि आप मेरी शादी कर दें, पर अभी मुझसे ऐसा मत कुछ माँगे प्लीज़। और रोते हुए बोला और इनकी गोद में चेहरा छुपा कर हिचकियाँ लेने लगा। और फौजिया बेगम अपने बेटे की इस हालत पर तड़प कर रह गई थी। सनाया जो बर्तन लेने के घर से इनके घर आई थी, अपनी ममानी को अहान की शादी के बाद करते देख ठटकी थी। वह वापस जाने के लिए पलटी थी, क्योंकि इसे वहाँ रुकना या अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा था, पर अहान की बातों ने इसके कदम जकड़ लिए थे। इसे किसी और लड़की के लिए इस तरह तड़पते देख इसकी धड़कनें रुक गई थी, आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसे इर्द-गिर्द का सारा मंज़िल धुंधला दिखाई दे रहा था। दिल कई टुकड़ों में तक़सीम हो गया था। इसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इर्द-गिर्द ऑक्सीजन कम हो गई हो और इसका साँस बंद हो रहा था। आहान की घुटी-घुटी हिचकियाँ वो अब भी सुन रही थी और अपने दिल पर भारी ज़ब्र लगाने की बात कर रहा था, पर सनाया को वो वही भारी ज़ब्र लगा चुका था। इसके दिल की किरचियाँ इसके अंदर ही वो बिखेर चुका था। इसे ऐसा लगा जैसे वो अभी गिर जाएगी। वो दीवार के सहारे चलेगी थी। मैं दुआ करूँगी मेरे चाँद, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम्हारे लिए इसने कोई बहुत बेहतर ढूँढी होगी इंशाल्लाह। तुम सब्र करो। ऐसे रो-रो कर खुद को और मुझे तकलीफ़ मत दो मेरे बच्चे। फौजिया बेगम इसके बाद सहलाती मोहब्बत से इसे समझा रही थी। सुनाया कि इनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो क्या कह रही हैं वो इसे समझ नहीं आ रहा था। हान की बातें इसके सुनने की हिस्स को ही मफलूज कर गई थी। इसके जिस्म में जैसे जान ही ना रही हो, टाँगें कँपकँपा रही थी। अपनी सिसकियों को रोकने के लिए इसने फ़ौरन अपने मुँह पर हाथ रखा। इसे लगा अगर वो एक पल वहाँ रुकी तो गिर जाएगी। अपनी सिसकी दबाती वो फ़ौरन बाहर की जानिब आ गई थी, पर हार्दी दरवाज़े पर पहुँचते ही वो घुटने के बल ज़मीन पर जा गिरी। या अल्लाह! वो सिसके थे। और फिर फ़ौरन उठती अपने घर के अंदर दाखिल हो गई थी। सर शुक्र कि वहाँ कोई नहीं था, वरना इसकी ऐसी हालत देखकर वो क्या सोचते। वो पलट कर कँपकँपाते हाथों से घर का दरवाज़ा बंद करती गहरे-गहरे साँस लेने लगी थी। इसका चेहरा दरवाज़े की पूरी तरफ और पुष्ट घर के अंदर की तरफ। सुनाया दरवाज़े को अच्छे से लॉक कर देना। सब अपने-अपने कमरों में ही थे। अच्छे से लॉक कर देना, सब अपने-अपने कमरों में हैं, मैं भी जा रही हूँ। पीछे से भाभी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। सनाया ने एक गीली सांस अपने हलक में उतारी। जी अच्छा, वो भारी आवाज़ में बोली, पर शायद तब तक भाभी अपने कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी, इसलिए इसकी आवाज़ को नोटिस नहीं कर पाई थी।
दरवाजे को लॉक करके इसने हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया और वॉशरूम में चली गई। इसे वज़ू करना था। आज पहली बार वज़ू करते इसकी आंखों से आंसू नहीं रोक रहे थे। वो फ़ौरन कमरे में आई और एक कोने में नमाज़ बिछाकर नमाज की नीयत बांध कर खड़ी हो गई थी। इसने सुकून से नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए, पर आज वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी। इसे अपने दुआ के लिए उठे हाथ तक धुंधले दिखाई दे रहे। वो कुछ ना बोली थी, बस आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां बारी थी। न जाने कितनी देर वो वैसे ही बैठी रोती रही, चेहरा आंसुओं से दादा। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस रोते रोते चंद सेकंड्स के बाद एक हिचकी बरती, आमीन। 10-15 मिनट के बाद वो बगैर कोई दुआ मांगे बस अल्लाह के आगे रो रो कर आमीन कहते चेहरे पर फेर गई थी और उठ के जयनमाज को लपेट कर दाएं साइड पर पड़े टेबल पर रखती वो बेड पर आ बैठी थी। वो खाली खाली नजरों से अपने कमरे को देखने लगी। इस कमरे में इसका दम घुटने लगा था। सुनैना ने हिजाब की सूरत में ले गए काले दुपट्टे को खोलकर कंधों पर फैलाया और कमरे से बाहर निकली थी। घर के कुछ अफराद सो चुके थे और कुछ अपने अपने कमरों में पबजी खेलने में मसरूफ थे। वो गहरा सांस हवा के स्पुर्द करती सीढ़ियां चढ़ने लगी। इस वक्त इसे तन्हाई के साथ साथ खुले माहौल की भी जरूरत है। वो छत पर पहुंची तो चांद की रोशनी ने इसके रात की तारीकी अंधेरी में मध्यम गा दिया था। छत पर पड़ी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आसानी से दिखाई दे रही थी। वो फौरन इस दीवार की जाने बढ़ी जहाँ वो रोज़ खड़ी होती थी। टेबल पर चढ़कर इसने घर के बाहर का मंजर देखा। हर तरफ खामोशी का रहा था। सड़कें भी वीरान सी नजर आ रही थी। दीवार पर दोनों हाथों को रखकर इसने अपनी आंखें बंद की। अपने अंदर की घुटन को दूर करने के लिए इसने हवा को इनहेल किया था। चंद लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही और फिर चेहरा उठाकर आसमान को देखा, जहाँ सामने चांद अपनी आबोताब से चमक गया था। वो बगौर चांद और चांद में नजर आते दाग को देखने लगी। इस बात से बेखबर के पास मौजूद छत पर रेहान खड़ा इसे देख रहा था। वो खुद आज हाथ से ज़्यादा दुखी था, इसलिए नमाज पढ़ते ही फ़ौरन छत पर आया था ताकि अपने अंदर की वहशत को दूर कर सके। इसे आए अभी तकरीबन 8 से 10 मिनट के हुए थे। वो छत पर टहल रहा था जब इसे सनाए वगैरह के घर की छत पर दीवार पर खड़ा कोई होला नजर आया था। इसलिए गौर से देखा तो वो कोई लड़की थी और वो पहचान गया था कि वो कोई और नहीं सनाया थी, जिसका कंधों के गिर्द फैला हुआ दुपट्टा हवा की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहा था। तकरीबन 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और वो इस वक्त इसका छत पर यूँ अकेले होना अहान को हैरान कर रहा था। वो जानता था इसे अकेला रहना पसंद है, पर इतनी ज़्यादा वो तन्हाई पसंद हो कि ये इसे आज पता चला था। सनाया का बगौर देखते से सनाया और हानिया के चांद में पहले होने वाली गुफ्तगू याद आई। जब वो हान के घर खड़ी ममानी के लिए किचन में कुछ बना रही थी और हानिया इसके पास आई थी। ओए, कल रात को मैं तुम्हारे घर आई थी पर तुम कहीं नहीं थी। कहीं थी ही नहीं, कहाँ चली गई थी? हानिया के पूछने पर वह इसे देखने लगी। किस टाइम? सनाया ने पूछा। रात के तकरीबन 9-10 बजे, आने ने सोच के बताया। मैं तब छत पर थी, सनाया ने नॉर्मली अंदाज में जवाब दिया और चूल्हे पर रखे बर्तन में चमचा हिलाने लगी जिसमें शायद सालिम भर रहा था। अहान जो इसी वक्त किचन के पास से गुजर रहा था, इनकी बात सुनकर रुक गया था। वो वहां से जाना चाह रहा था पर हानिया के साथ उनके से तजस्सुस हुआ था, इसलिए वहां खड़ा हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, घंटों घंटों के लिए छत पर खड़ी होकर आसमान को देखकर और इस चांद और तारों से बातें करके तुम्हें मिलता क्या है? हानिया ने माथे पर बाल डालकर पूछा, जैसे इसे सनाया की आदत बिल्कुल पसंद ना हो। सुकून, सनाया ने यक लफ्जी कहा था और इसका ये जवाब हानिया और रहान दोनों को हैरान कर। सुकून? सच में? हानिया ने आंखें पढ़कर भी यकीन नहीं सका। इसके इस तरह से कहने पर सनाया मुस्कुराई। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं लोगों के बीच रहती हूँ ना तो इनके लहजे, इनकी बातें और बातों में छुपे तंज मुझे तकलीफ देते हैं और वो जो लहजे और रवैये मुझे तकलीफ दें, इनको मैं चाह कर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। इसलिए मैं तन्हाई की आदत हूँ, मेरी तन्हाइयाँ मुझे सुकून देती हैं। वो मध्यम मुस्कुराहट से बोली, पर ध्यान सारा साले पर था। बाहर खड़ा हान हैरान रह गया। हानि ने सनाया को देखा। क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? वो संजीदगी से बोली। बज़ाहिर तो कोई कुछ भी नहीं कहता याले में, लेकिन मुझे महसूस होता है सब कुछ, सबके कुछ लोगों को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो खोए हुए लहजे में बोली। महसूस करने से कुछ नहीं होता, या बस ज़्यादा सोचने की वजह से लगता है तुम्हें। तुम ज़्यादा मत सोचा करो और फिर सब ठीक लगेगा तुम्हें। वो समझाने वाले अंदाज में बोली। या आई नो आई ओवर थिंक बट डू यू नो वाई? बिकॉज आई नोटिस एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन। मुझे लोगों के रवैये, इनके लहजे सब समझ आने लग गए। हानि, इसलिए मैंने तन्हाइयों को अपने दोस्त बना लिया। सनाया ने कहा तो एक पल के लिए हानि चुप भी रह गई थी, क्योंकि वो लाजवाब कर गई थी, ना सिर्फ इसे बल्कि हान को भी। हान एकदम इसे हाथ से बाहर निकला, सामने खड़ी सनाया की पुष्ट को देखने लगा। इसे हमदर्दी हुई थी इस लड़की से, जिसे वक्त ने उम्र से पहले ही संजीदा और इतना समझदार कर दिया था। साथ साथ ये दुख भी हो रहा था, ये कोई उम्र ना थी इसके यूं अंधेरों को अपना साथी बना लेती, इस तरह तन्हाई का आदी हो जाती। उफ सनाया, इसने धीरे से बड़बड़ाते हुए थोड़ा आगे कदम बढ़ाए थे। वो दीवार के पास इस तरह खड़ा हो गया कि इसे सनाया के चेहरे की एक साइड नजर आने लगी, मगर अंधेरे में वो वाज़ा नहीं देख पा रहा था। सनाया ने एक ठंडी सांस ली, जिसे हान ने भी सुना, क्योंकि वो बिल्कुल पास ही दीवार के पार खड़ा था। क्या तुम उदास हो चांद? सनाया ने चांद को देखते हुए मध्यम आवाज में सवाल किया। हान इसके सवाल पे रहना, तुम्हें पता है मैं भी बहुत उदास हूँ आज, वो चांद को देखते हुए कह रही थी। इतने सारे तारों की भीड़ में भी तुम खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो ना? मैं भी तुम्हारी तरह तन्हा हूँ। इतने रिश्ते होते हैं, हुए भी, मैं कोई ऐसा नहीं है जिसे बता सके कि आज मैं कितनी अज़ियत में हूँ। आज मुझे इस शख्स ने
अनजाने में बहुत बड़ा दुख दे दिया। पर अपने इस दुख का ज़िम्मेदार मैं शख्स को क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि हमें दुख इंसान थोड़ी देते हैं, हमें तो दुख हमारी इंसानों से वाबस्ता की गई उम्मीदें देती हैं ना। तो फिर मेरे इस दुख से, इस तकलीफ़ के ज़िम्मेदार वो कैसे हुए? उम्मीदें तो मैंने खुद वाबस्ता की थी ना इनसे, इसलिए तो आज अपनी तकलीफ़ में हूँ। वो भारी आवाज़ में बोली, आंसुओं का फंदा गले में अटक गया था। हान की नज़रें हनूज़ इस पर थीं। वो हैरान सा इसे देख रहा था। आखिर किसकी बात कर रही थी वो? तुम्हें पता है चाँद, चंद घंटे पहले तक मैं मुल्तान हारा जाने के पास नहीं जाना चाहती, पर अब वो रुकी थी और एक गहरा साँस हवा के स्पर्श किया। एक आंसू पलकों के बाहर तोड़कर कहाँ पे बह निकला था। पर अब मैं चाहती हूँ कि यह रात जल्दी से गुजरे और मैं खाला जानी के पास पहुँच जाऊँ। यहाँ नहीं रहना चाहती अब मैं इनको नहीं देखना चाहती, और इनको अपने सामने जब जब देखूंगी ना, तब तब मुझे इनकी बातें याद आएंगी। कितना अजीब है ना, वो इस लड़की को दिल में बसाए हुए, और मैं इनको, मुझे लगता था कि वो इसे भूल गए होंगे, पर मैं गलत थी। भला पहली मोहब्बत भी कोई भूलता है? वो बोल रही थी, पर हाँ को हदशा हुआ, कहीं कहीं वो इसके बारे में तो ऐसा नहीं कह रही ना जिसने दिल में सोचा। लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा बेशक। पर अल्लाह चाहिए, वो अब आसमान को देखती बोली थी, आप अहान को सुकून दे दें। आपने देखा ना आज वो कितनी तकलीफ में थे, आप इनकी तकलीफ दूर कर दें और इनके हक में जो बेहतर है ना वो कर दें। आई नो मैंने इनकी और ममानी जान की बातें सुन ली, सुनकर गलत किया, पर अल्लाह चाहिए आपको तो पता है ना, मैं वहाँ काम से गई थी, पर वो लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैंने सुन ली, क्योंकि खाला जानी अहान की शादी का कह रही थी तो मुझसे वापस नहीं आया गया। मैं इनका जवाब सुनना चाहती थी। सॉरी, वो मासूमियत से अपनी गलती का एतराफ़ करने लगी, लेकिन अहान इसके साथ पे बेयकीनी के बम फटे थे। या अल्लाह, ये क्या कह रही थी वो? क्या वो अहान को पसंद करती है? अहान ने बेयकीनी से आंखें फैलाए सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा था। इसका सांस गले में ही अटक गया था। इसे लगा जैसे इर्द गिर्द की ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो चाह कर भी सांस नहीं ले पाएगा। मैं इन्हें पसंद करती हूँ, ये बात इनको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे इन जज्बात को दुत्कार न दें, कहीं वो ये ना कह दे कि मैं इन्हें अच्छी नहीं लगती, वो मुझसे नफरत ना करने लग जाए। मुझसे अपने मन चाहे लोगों की नफरत बर्दाश्त नहीं होती। मैं एक कैदी बन चुकी हूँ, ये एक तरफ़ा मोहब्बत की कैदी। और पता है ना, इंसान हर कैद से आज़ाद हो सकता है सिवाय एक तरफ़ा मोहब्बत की कैद से, क्योंकि एक तरफ़ा मोहब्बत एक ऐसे पिंजरे का नाम है जो सीधा इंसान के दिल को अपनी कैद में जकड़ता है, और फिर इंसान को इस तरह बेबस कर देता है कि अगर वो इस कैद से आज़ाद होने की कोशिश करता है ना, तो तब भी मरता है, और अगर खुद को इस पिंजरे में कैद ही रहने देता है तो तब भी मरता है। वो कहते हुए ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। पर अहान को न जाने कितने ज़म दे गए थे कि या अल्लाह, वो बेयकीनी से आंखें फैलाए धीरे से बड़बड़ाया था। मैं नहीं जानती अब क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है। अल्लाह जी, आपने मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही सोचा, अगर मुझे सुकून दे दे। अब बस ये रात गुजर जाए, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे सुकून चाहिए, पर यहाँ इनको देखूँगी तो सुकून नहीं मिलेगा, नहीं बल्कि रहा सहा सुकून भी वो छीन लेंगे। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है या अल्लाह, जिसकी बना पर मैं इन्हें कह सकूँ कि मुझे मुझे इनसे मोहब्बत है। वो मुझे अच्छे लगते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारना चाहती हूँ, पर वो मुझे धुतकार देंगे। अल्लाह जी, मैं जानती हूँ। सनाया ने बेबसी से कहते हुए अपना चेहरा झुका लिया, क्योंकि इसकी आंखें बरस पड़ी थी। या अल्लाह! ये क्या-क्या कह रही है? ये मुझसे इससे आगे हाँ से सोचा नहीं गया था। इसे अपना साँस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। अहान का दायाँ हाथ सीधा इसके सीने पर दिल की जगह गया। धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ थी। वो गहरे-गहरे साँस लेने की कोशिश करता अपने सीने को मसलने लगा। इसे सुनाई की हिचकियाँ सुनाई देने लगी थी, और साथ ही अपनी आँखों में जमा पानी होता महसूस हुआ था। इसकी आँखें बेयकीनी से इस कदर फैली थी कि वो पिल के जब कहना भूल गया था। अचानक से अपने लबों पर, गाल पर नमी का एहसास हुआ था। एक आँसू इसकी आँख से निकलता इसके डाले में जज़्ब हो गया था। इसे लगा वो अगर 1 सेकंड भी और वहाँ रुका ना, तो इसका दिल धड़कना रुक जाएगा। वो फ़ौरन वहाँ से पलटा था और तेज़-तेज़ कदम उठाता नीचे की जानिब। सनाया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही थी, फिर वो भी नीचे अपने कमरे में आके बेड पर लेट गई। अब इसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। इसने सोने की गर्द से आँखें मूंद गई थी, पर अहान का सुकून तो वो बर्बाद कर गई ना, इसे तो वो पहले इसकी नींद ही ले गई थी। अब भला कहाँ नींद आनी थी इसे? वो बेड पर लेटा कमरे की छत को घूरा था। आँखें नम थीं, कानों में सनाया की बातें गूंज रही थी, दिमाग में न जाने कितनी सोचें गर्दिश कर रही थी कि ये कैसा इम्तिहान है या अल्लाह, कैसी आज़माइश है? हर सनाया को हो क्या गया है? वो मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगी? मैंने तो कभी इससे बात तक नहीं की थी कि वो मेरी बातों को इस साइड पर लेकर जाती। आपने इसके दिल में मेरा ख़्याल क्यों डाल दिया या अल्लाह? वो तो मासूम है, छोटी-सी है, इसे भला क्या पता मोहब्बत का? इसके दिल से मेरा ख़्याल निकाल दें या रब। इसके मासूम को दिल को ऐसी तकलीफ़ ना दे प्लीज़। वो नहीं जानती ये मोहब्बत क्या है, इसे बस मुझसे अट्रैक्शन महसूस हुई होगी, जिसको वो मोहब्बत समझ बैठी है। हाँ, ऐसा ही है, नामहरम में तो कशिश होती है ना, जो हमें इस नामहरम की तरफ माइल करते हैं, उस कशिश और अट्रैक्शन को सब मोहब्बत का नाम दे देते हैं। सनाया भी यही समझी होगी, लेकिन इसकी बातें वो सोते हुए रखे, लेकिन इसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगे कि मुझे बस एक अट्रैक्शन है। दिल दिमाग की नफ़ी कर रहा है, लेकिन इस वक़्त इसका दिमाग दिल पर हावी था। जो भी है, बस आप इसके दिल से मेरा ख़्याल निकाल दें। वो क्या तो ऐसा रहा था जैसे अल्लाह अभी के अभी सनाया के दिल से इसका ख़्याल निकाल देगा। आप इसे कौन बताता कि अगर ऐसा होता तो तब ना सुन लेता, जब सनाया खुद इसके ख़्याल अपने दिल से निकालने की दुआएँ तहज्जुद में करती थी।
तो क्या हालात आप सनाया के दिल से इसका ख्याल नहीं निकाल सकता था? मैं अपनी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इसे तकलीफ़ हो। आप प्लीज़ सब ठीक कर दें। वो दिल में दुआ कर रहा था। हाँ ने आँखें बंद की तो आँखों के पोरों से आँसू बह निकले थे। कैसी बेबसी थी, कैसी तकलीफ़ थी जो इसकी रूह को झंझोड़ रही थी। जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें सच में इसकी मोहब्बत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या वो सच कह रही थी कि तुम इसके एहसासात को दुत्कार दोगे? क्या सच में तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई ऐसा एहसास नहीं जागा अब तक? इसने एकदम से आँखें खोली थी। मुझे कभी इससे मोहब्बत नहीं हो सकती, इससे तो क्या किसी से भी नहीं हो सकती। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत काट चुका हूँ। बस मुझे मुझे नहीं है इससे मोहब्बत और ना ही कभी होगी। वो बड़बड़ाया था कि सुर्खी अख्तियार कर चुकी थी, पर नींद आँखों से कोसों दूर थी। अब पूरी रात तो आँखों पर ही काटती थी। इसने अपने दिलो-दिमाग से लड़ कर कहा था। सुबह 10 बजे करीब वो तैयार होकर हानि की तरफ चली गई थी। 1 घंटे तक वो निकलने वाली थी, इसलिए सबसे मिल रही थी। हानिया को साथ लिए वो फ़ौज़िया मोमानी की तरफ आई थी ताकि इनसे मिल सके। सामने ही सोफ़े पर मीर साहब यानी अहान के वालिद बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, आप कब आए? वो इनके पास ज़्यादा ही हैरानी से बोली थी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मीर साहब ने शफ़क़त से कहते हुए इसके सर पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हानिया ने भी मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बच्चे, कैसी हो आप दोनों? और घर वाले कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और घर वाले भी बिल्कुल ठीक है। सनाया ने मुस्कुरा के कहा। तब भी इसकी नज़र बाएं तरफ पड़े सोफे पर बैठे हान पर गई जो इसे और मीर साहब को देख रहा था। इसे देखकर वो हैरान हुई थी। वो भी वहीं बैठा था, पर सनाया को पता ही नहीं चला। सनाया की नज़रें इसकी नज़रों से टकराई। इसे हान की आंखें सुर्ख और सूजी हुई महसूस हुई थी। माशाल्लाह, खड़ी क्यों आप दोनों? आओ बैठो ना। मीर साहब की आवाज़ सुनकर सनाया ने एकदम चौंक कर इन्हें देखा। मामू जान, मैं ना हाला जानी की तरफ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए ममानी से मिलने आई थी। भाई इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें थोड़ी देर में निकलना है मुल्तान के लिए, तो मैं चलती हूँ। सनाया नॉर्मली अंदाज में बोली। ओह अच्छा जी, चलो ठीक है, खैरियत से जाओ। और हाँ, इफ़्फ़त भाई साहब और बच्चों को मेरा सलाम देना। मीर साहब के कहने पर इसने सर हिलाया और किचन में गई जहाँ ममानी खड़ी थी। इनसे मिलने के बाद वो वापस जाने के लिए पलटी, लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ा पाई थी क्योंकि सामने ही यहाँ सोफे पर बैठा इससे देख रहा था। सनाया को हैरत हुई, वो कभी भी इसकी तरफ या किसी की भी तरफ ऐसे नहीं देखता था जैसे अब सनाया को देख रहा था, लेकिन वो समझ ना पाई कि वो क्यों इसे गौर से देखे जा रहा है और इसकी आंखें इतनी सुर्ख और सूजी हुई क्यों लग रही थी। क्या वो सारी रात सोया नहीं था? वो सोचने लगी। हाँ ने एकदम से इस पर से नजरें हटाई और दूसरी तरफ देखने लगा। अरे मैं क्यों ऐसे देख रहा था? हाँ ने दिल में सोचा। सनाया को इसकी दूसरी तरफ देखता पाकर जल्दी से वहां से निकली और अपने घर की तरफ बढ़ गई थी। जैन जो किचन में पानी पीने के घर से आया था, इसकी नज़र टेबल पर पड़े सनाया के बजते मोबाइल पर गई थी जहाँ किसी की कॉल आ रही थी। जैन ने जाकर मोबाइल उठाया तो सामने से स्क्रीन पर बेस्ट जानी कॉलिंग नजर आ रहा था, जिसे देखते ही जैन की बुरी आंखें चमकी थी। इसने कॉल रिसीव करते ही कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम जानू। स्पीकर से याले की चहकती आवाज़ इसके कान से टकराई। इसने अपनी हंसी जब्त की थी और संजीदगी से बोला, शर्म कर लो लड़की, अभी मैं शोहर बना नहीं और तुमने पहले ही जानू से बना लिया है। कौन? याले की आवाज़ एकदम लड़खड़ाई थी। आप कहाँ आने वाला जानू? जैन शरीर मुस्कुराहट के साथ बोला। अस्तगफिरुल्लाह। याले के मुंह से ना एकदम निकला। सुनाया कहाँ है? इसको फ़ोन दें, आप शर्म नहीं आती किसी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? और तो और ऐसे ही कॉल किसी की रिसीव भी कर रही थी। फ्रेंड्स की प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। याले ने इसे शर्म दिलानी चाहिए, पर बिलमुकाबले इसकी सोच से ज़्यादा ही बेशर्म साबित हुआ था। पहली बात, ये मोबाइल किसी और का नहीं, मेरी अपनी छोटी बहन का है, वो भी सगी। और दूसरी बात, मैंने ऐसे किसी को कॉल रिसीव नहीं की। मैंने गौर से पहले ये नाम को देखा था जो ये मेरी होने वाली वाइफ का था, और फिर अपने पूरे होशो-हवास में कॉल रिसीव किया, जिससे फ़ौरन ही मुझे पहचान लिया था और डायरेक्ट मुझे जानू भी बोल दिया। और तीसरी बात, फ्रेंड्स की प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी तब होती है कि ये मोबाइल किचन की जगह सनाया के कमरे में होता और मैं इसकी मौजूदगी में ये कॉल रिसीव करता, क्योंकि ये मोबाइल कुछ किचन में पड़ा रो रहा था और यह सनाया यहाँ मौजूद ही नहीं। और चौथी और आखिरी बात, मैंने अपनी होने वाली वाइफ की कॉल रिसीव किया, किसी और की नहीं। सो ये बातें सब मायने ही नहीं रखती। और बड़ी वजह से इसकी बातें सुनाते हुए बोला, जबकि मुकाबिल वो दांत पीस कर रखे। आपने इंतहाई कोई बदतमीज़ इंसान है। वज़ीर हो गया। बोली, जी जी ये बजा फरमाया आपने। मैं तो हूँ ही बदतमीज़। और वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है आपका जो आप अपने मंगेतर को जानू बोल रही हैं? वो किस कमरे में आता है? जैन मिठाई से बोला, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? मैंने आपको नहीं, सुनाया को बोला था। याले कानों का हाथ लगाते भेजे किन्नी से बोली। जैन मुस्कुराहट जब्त की, पर कॉल तो मैंने रिसीव की था ना, तो मुझे तो यही लगा ना कि मुझे बोला है। जैन, आप इससे पहले याले कुछ कहती से सनाया की आवाज़ सुनाई थी। ये मेरे मोबाइल पर किससे बात कर रहे हो? किचन के दरवाजे पर खड़ी सनाया ने कड़ी तेवरों से पूछा और इसकी आवाज़ सुनकर जैन फौरन पीछे पलटा अपनी होने वाली जानों से और शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि सनाया ने आंखें फाड़ी थी। शर्म कर लो जैन, तमीज़ है नहीं है, वो तुम्हारी मंगेतर जरूर है पर बीवी या महरम नहीं जिसे तुम इस तरह से नाम से बुलाओ। सनाया ने नाराजगी से कहते हुए इसके हाथ से मोबाइल छीना। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। जैन शर्मिंदा सी शक्ल बना था मासूमियत से बोला। इसकी मासूम सी शक्ल और बात सुनकर सनाया मुस्कुराई, साथ साथ मोबाइल के पास याले के चेहरे पर भी शर्मिली सी मुस्कुराहट आई थी। चलो जाओ, यूं मस्किनों वाली शक्ल ना बनाओ। सनाया के कहने पर वदांत निकालता बाहर की जाने बढ़ गया। सनाया याले से बातों में ला गई थी। कब निकल रही हो तुम? याले ने पूछा। बस अफनान भाई आने वाले हैं, फिर निकलेंगे। सनाया ने कहा और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। पानी पीते उसने याले की किसी बात का जवाब दिया था और अपनी भाभी के पास जा बैठी। सनाया, तैयारी हो गई ना? याले से बात करने के बाद भाभी ने पूछा।
जी हो गई है, सनाया ने जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद अफनान ने, सानी तैयार हो तुम? जी भाई बस बाया पहना है, आप पहले नहा लें, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ, फिर तैयार हो जाऊँगी। सनाया ने कहा और किचन की जानिब चली गई। अफनान भी साथ हिलाता अपने कमरे की जानिब बैठ गया था। अफनान नहा कर बाहर आया तो सनाया चाय तैयार कर चुकी थी। भाई आप चाय पिए, मैं अबाया पहन के बनाती हूँ। सनाया चाय का कप इसके सामने टेबल पर रखती अपने कमरे की जानिब बैठ गई। पीछे से अफनान ने अपने गीले बालों में हाथ फेरता चाय पीने लगा। वो इस वक्त वो ब्लू पैंट और ब्राउन कॉटन की शर्ट में मलबूस था। बाल माथे पर फेंक देते और हाथ में पकड़े मोबाइल को देखता आहिस्ता आहिस्ता चाय की सिप लेने लगा। हानिया जैसे ही घर में दाखिल हुई, इसकी नजर सामने बैठे अफनान पा गई थी। वो जल्दी ही इसके पीछे से खामोशी से कदम उठाती सनाया के कमरे में जाना बढ़ने लगी थी। वो इसका मंगेतर था, ये बात वो जानती थी, इसलिए अफनान की मौजूदगी में बहुत कम ही इनके घर आती थी। पर इस वक्त इसका आना जरूरी था क्योंकि सनाया जाने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से इस घर में आई थी और सामने ही वो जाजिम नजर पर्सनैलिटी लिए अपने मोबाइल और चाय के साथ मसरूफ था। और जैसे इसके पीछे से नकली अफनान की आवाज़ में इसके कदम रोक गए थे। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं हानिया? वो हनूज मोबाइल पर नजर चुमाए हानिया के नाम पर थोड़ा जोर देके बोले थे। हानिया फौरन वापस पलटी, जिससे अफनान की पुष्ट के साथ चेहरा एक साइड ही नजर आई थी। नहीं 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 अफनान भाई, वो जो अभी बोल रही थी, अफनान की आंखें दिखाने पर एकदम खामोशी। एक तो कजन मैरिज में ये भाई बोलने करवाए, पता नहीं कब होता है, जब देखो भाई 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 भाई। वो हानिया को आंखें दिखाता बड़बड़ाया। हानि ने समझी से देखा। क्या कहा आपने अफनान लड़की में भाई नहीं हो तुम्हारा? हानि के बोलने से पहले वो इसकी बात काटता बोल पीसते हुए दांत पीसते हुए बोला था। जी जी अफनान भाई, मुझे पता है आप मेरे मंगेतर है। हानि ने जल्दी से स्वाद में असबाती अंदाज में सारे हिलाते हुए समझदार होने का सबूत पेश, जबकि अफनान ने उफ कहते अपना माथा पीटा था। जाओ अब सनाया के पास। वो इसे देखते मुझे जबरदस्ती में झगड़ा बोली थी। अफनान ने एक नजर से साथ पैर देखा, जिससे सफेद ट्राउजर के साथ गुलाबी रंग की कमीज में बलबूस थी, जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। साथ ही सफेद सादा दुपट्टा सलीके से ओढ़ा हुआ था। गोरे रंग और खूबसूरत अट्रैक्टिव नैन कुछ के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। जाओ और सनाया को जल्दी से भेजना, हमें निकलना है 10 मिनट तक। और नजरों का जाविया बदलता हुआ बोला तो हानि शुक्र का सांस हाथ करते हुए जल्दी से वहां से किसी। ओए जानी जल्दी का, तुम्हारे भाई भाई बुला रहे हैं, कह रहे थे 10 मिनट तक निकलना है। हानि कमरे में दाखिल होते हुए बोली। सनाया आईने के सामने खड़ी नकाब के पीने सटका रही थी। अच्छा बस 2 मिनट, सनाया हरी पीन लगाते हुए बोली। सायरा भाभी जो सनाया के साथ ही कमरे में मौजूद थी, हानिया को देखकर मुस्कुराने। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? हानिया आंखों को छोटा करके इनको देखने लगी। अरे कुछ नहीं, सोच रही थी बाबा को बोली इरहान के साथ साथ अफनान की भी शादी कर दे। अब शरारत से बोली। अल्लाह अल्लाह करे भाभी, अभी उम्र ही क्या है मेरी, कुछ दिन तो सुकून से जीने दें। और वैसे भी सनाया मैं और याले इकट्ठी ही शादी करेंगी। हानिया ने जैसे फैसला सुनाया था। क्यों भाई, साथ क्यों? तुम दोनों की पहले होगी, समझी? सनाया पलट कर अपना पर्स उठाकर इसमें से फोन मोबाइल और चार्जर रखते हुए बोली। दफा हो, तुम तो हो ही दुश्मन। हानि ने मुंह पर गाड़ कर कहा तो सायरा और सानिया दोनों मुस्कुराई थी। ओके नाज़रीन, अब हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, और अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कीजिएगा। और हाँ, अपनी राय तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।